इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत पर 300 सालों तक राज किया। सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसकी नींव बाबर ने रखी थी। उसके वंशजों का भव्य सफर एक छोटी सी गुमनाम जेल की कोठरी में कैसे खत्म हो गया। आइए इतिहास के इस दर्दनाक आखिरी अध्याय को समझते हैं। अब जरा इस दर्द भरी शायरी पर गौर कीजिए। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। भारत के आखिरी मुगल सम्राट के ये शब्द सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक पूरी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें शायरी है, इनकलाब है और सब कुछ लुट जाने का वो गहरा दर्द है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। 1800 के दशक के मध्य तक आते आते ना मुगल साम्राज्य की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। मतलब एक तरफ वो पूर्वज थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया, जो मयूर सिंहासन की शान बढ़ाते थे, और दूसरी तरफ थे बहादुर शाह जफर नाम के राजा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे थे और अपने ही महल में एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये गिरावट सच में हैरान करने वाली है। खैर, इस हालात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, ये वो दौर था जब बाहर से आए साधारण से व्यापारी अब भारत के शिकारी बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप के प्रशासन और संप्रभुता पर अपना ऐसा मजबूत शिकंजा कस लिया था कि सत्ता की चाबी पूरी तरह से उनके हाथों में चली गई थी। और फिर चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, इस पर गौर करते हैं। सुलेखन यानी कैलीग्राफी और सूफीवाद में डूबा एक शांत जीवन अचानक से एक हिंसक तूफान में बदल गया। मई में विद्रोही लाल किले तक पहुंचते हैं। सितंबर आते आते दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो जाता है और फिर निर्वासन में मौत। ये चंद महीने एक विशाल साम्राज्य के अंतिम दिनों का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देते हैं। 82 है ना, अजीब विडंबना। कोई सोच भी सकता है कि एक 82 साल का बुजुर्ग जिसका मन सिर्फ सूफी रहस्यवाद और कविताओं में लगता हो, उसे अचानक इतिहास के एक क्रूर युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर इतनी बड़ी उथल-पुथल की कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। तो जब विद्रोही सैनिक दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए लाल किले पहुंचे और उन्हें एक राजा की जरूरत पड़ी, तब जफर ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी वो सुरक्षित पेंशन छोड़ दी। इस अनिच्छुक कवि ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को अपना नाम दिया और वो कहलाए शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो लाल किले पर मुगल झंडा लहराने के बावजूद ये विद्रोह अंदर से खोखला हो रहा था। भारतीय विद्रोही बहादुर तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपसी कलह और एक स्पष्ट लीडरशिप की कमी ने उन्हें मार दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे और उनका सैन्य अनुशासन एकदम सख्त था। नतीजा क्या हुआ? सितंबर आते आते दिल्ली की दीवारें टूट गईं और इसके बाद जो नज़ारा सामने आया वो बेहद दुखद था। अपना लूटा हुआ लाल किला छोड़कर इस आखिरी सम्राट को अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरे में छिपना पड़ा। जरा सोचिए इस काव्यात्मक त्रासदी के बारे में। एक राजा मरे हुए लोगों के बीच उसी इंसान के स्मारक में पनाह मांग रहा है जिसने कभी इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब जो हुआ वो धोखे और क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। विलियम हडसन ने सरेंडर के बदले जफर की जान बख्शने का वादा किया, लेकिन खूनी दरवाजे पर मुगल राजकुमारों को पकड़ लिया गया। बिना किसी मुकदमे के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके कटे हुए सिर सम्राट के सामने एक ट्रॉफी की तरह पेश किए गए। मतलब एक ही दिन में 3 सदी पुरानी शाही खून की लाइन को बेरहमी से मिटाकर रख दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य सिर्फ राजा को हराकर रुकने वाला नहीं था। उनका असली मकसद था एक दिखावटी मुकदमे के जरिए मुगलों को पूरी की पूरी विरासत को जलील करना। और इसलिए जो आधिकारिक आरोप लगाया गया वो था राज्य के खिलाफ राजद्रोह। ये पूरी तरह से एक सोची समझी और अपमानजनक चाल थी। इस ऐतिहासिक विडंबना को समझना सच में दिमाग चकरा देने वाला है। मुकदमा कहाँ चल रहा था? लाल किले के दीवाने खास में, उसी शाही दरबार में जहां कभी उनके पूर्वजों का डंका बजता था। और आरोप लगाने वाला कौन? एक विदेशी व्यापारिक कंपनी जो उसी देश के संप्रभु राजा पर उसी के अपने दरबार में बैठकर राजद्रोह का फैसला सुना रही थी। कमाल है ना? अब क्योंकि शुरुआत में हडसन ने जान बख्शने का वादा कर दिया था, तो अदालत ने ऐसी सजा सुनाई जो किसी भी राजा के लिए मौत से 1000 गुना बदतर थी। उन्हें उनकी पत्नी जीनत महल के साथ म्यांमार के रंगून भेज दिया गया।
वहां 24 घंटे कड़े पहरे के बीच लकड़ी के एक छोटे से 4 कमरे वाले घर में उन्हें कैद कर दिया गया। ये सजा इसलिए थी ताकि लोग अपने राजा को हमेशा के लिए भूल जाएं। लेकिन इतने अकेलेपन और घुटन भरी कैद में भी उस इंसान के अंदर का कवि जिंदा रहा। जब बंदी राजा को कलम और कागज तक देने से मना कर दिया गया ना, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जेल की लकड़ी की दीवारों पर कोयले के टुकड़ों से अपनी मातृभूमि की याद और अकेलेपन की दर्द भरी कविताएं लिख डाली। इंसानी जज्बे की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? और फिर ये दर्दनाक सफर 7 नवंबर 1862 को खत्म हुआ। 87 साल की उम्र में आखिरी मुगल ने अपनी अंतिम सांस ली, और इसी के साथ बाबर से शुरू हुआ वो विशाल ताकतवर शाही सफर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अंग्रेज उस राजा के नाम से इतना खौफ खाते थे कि उन्होंने उनकी कब्र का कोई निशान तक नहीं छोड़ा। जफर को एक गुमनाम कब्र में दफनाकर जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया गया। क्यों? ताकि वो जगह आने वाले क्रांतिकारियों के लिए कभी कोई तीर्थ स्थान न बन सके। उन्होंने आधिकारिक तौर पर उस राजवंश के हर एक निशान को धरती से मिटाने की पूरी कोशिश की। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए स्रोतों से निकले इस एक बड़े सवाल पर गौर करें। क्या बहादुर शाह जफर सच में एक कमजोर शासक थे जिनके हाथों से साम्राज्य फिसल गया, या फिर वो महज एक ऐसी दुनिया के शिकार थे जो राजा महाराजाओं के युग से बहुत आगे निकल चुकी थी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या साम्राज्य किसी इंसान की कमजोरी से गिरते हैं, या फिर वक्त की इस क्रूर चाल के आगे किसी की नहीं चलती। खैर, हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।